नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होमेंद्र और मैं हूँ भावना। दोस्तों, हम आज भोपाल को जानने फिर से निकले भोपाल की सड़कों पर। भोपाल में राजा भोज ने 11वीं सदी में एक बड़ा तालाब बनवाया था जिसे भोजपाल तालाब और आज बड़ी झील कहा जाता है। रानी कमलापति का उसी के ठीक सामने महल है जिसे कमलापति महल कहा जाता है। उसके अलावा नवाब काल के बनाए हुए मोती मस्जिद, मोती महल, सदर मंजिल, फतेहगढ़ किला, ताजुल मस्जिद, ताजमहल, गोल घर, परी बाजार, इधर है। इतने सारे हेरिटेज बिल्डिंग के बाद भी आज भारत में हेरिटेज सिटी के रूप में भोपाल का वैसे विशेष नाम या ख्याति नहीं है, जबकि जयपुर में केवल 25 हेरिटेज बिल्डिंग होने के बाद उसको हेरिटेज सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको पहले राजा भोज के बारे में और फिर कमलापति, रानी कमलापति के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में, उनके निर्माण के बारे में आपको वीडियो के जरिए बताया है। उन वीडियोस के लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल भी जाएंगे। दोस्तों, भोपाल हमेशा से प्रकृति के कारण खूबसूरत शहर रहा है। अभी अप्रैल का आखिरी सप्ताह चल रहा है 2022 का। 3 बार यहाँ गर्मी की लहर आ चुकी है और 42 डिग्री तक तापमान जा चुका है। लेकिन इन आखिरी सप्ताह में अप्रैल के अचानक मौसम बदला है और भोपाल का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। तो दोस्तों, भोपाल के राजा भोज और कमलापति, रानी कमलापति के शासनकाल के बारे में हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया है। आज हम भोपाल के मानव संग्रहालय में लगे उस प्रदर्शनी को आपको दिखाने आए हैं और हम स्वयं देखने आए हैं, जो भोपाल नवाबों के शासनकाल और उनकी विरासतों के बारे में है। ये है पहले शासक दोस्त मोहम्मद खान। ये है इस्लाम नगर का किला, महल, जहाँ दोस्त मोहम्मद खान ने यहीं से शासन अपना शुरू किया। उसी समय से, ना कितना इंटरेस्टिंग कहानी है। उसी समय से भोपाल में गुटके का प्रचलन शुरू हुआ। क्यों बेगम शासक बनी? मतलब किसी शासक की पत्नी ही तो होती रही होगी। नहीं, ऐसे नहीं है। यहाँ भोपाल के नवाब और बेगम का मतलब ये है कि वो शासक रहे। अच्छा। उनकी पत्नी रही हूँ, बेटी रही हूँ। अच्छा, हाँ। वो शासक रहे हैं इसलिए बेगम है, उनकी पत्नी है इसलिए बेगम है, ऐसा नहीं। सिकंदर जहाँ बेगम खुद अपने पति के हमले से एक बार बच चुकी थी। ये मोती महल का दरवाजा, इसके अंदर फिर सदर मंजिल है और ये हुआ सदर मंजिल। उसके बाद आता है बेगम शाहजहां का दौर, जो 1868 के बाद, 1868 से 1901। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड था जब भारत में आज़ादी के आंदोलन बिल्कुल चरम पर थे, अलग अलग आंदोलन हो रहे थे। तो भोपाल में वैसी कोई छटपटाहट नहीं थी, क्योंकि
भोपाल के नवाब अंग्रेज़ों से पहले ही जो 7वें नवाब थे उन्होंने संधि किया था कि वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये 11वीं नवाब हुई, 11वीं भोपाल शासनकाल का होना, 11वां नवाब। और तीसरी बेगम, बेगम तीसरी हुई ना, शाहजहां बेगम। ये है शाहजहां बेगम। सिकंदर जहां की इकलौती संतान थी शाहजहां बेगम। 29 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के सूनेपन को मिटाने के लिए भोपाल को नए सिरे से गढ़ने का काम शुरू किया, जिसमें ताजुल मस्जिद की शुरुआत 1900 के आसपास बनाने का शुरू कर दिया था। तो कई साल बाद बना। शाहजहां बेगम ने ही ताजमहल, बेंजीर पैलेस, अली मंजिल, प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल, लेडी लेंस डाउन जनाना अस्पताल, जिसे आजकल सुल्तानिया जनाना अस्पताल कहा जाता है, परवीन जार जिसे परी बाजार कहा जाता है, दारुल सफत, ईदगाह, 12 महल, नवाब मंजिल, इस्लामी दरवाजा, जो गोलघर, जो प्रसिद्ध गोलघर है वो भी शाहजहां बेगम का बनवाया हुआ है। शाहजहां बेगम ने लंदन में भी शाहजहानी मस्जिद का निर्माण कराया, जो इंग्लैंड की पहली मस्जिद थी। सराय सिकंदरी, सदर मंजिल, गोलघर, सदर मंजिल, जहां बहुत दिनों तक भोपाल का नगर निगम कार्यालय। शाहजहां बेगम के 2 पतियों का जिक्र है। उसमें एक है नवाब उमराउद्दौला, इनको प्रथम पति कहा जाता है, और उसके बाद सैयद सिद्दीक हसन खां साहब, इनको उनका द्वितीय पति कहा जाता है। शाहजहां बेगम के द्वितीय पति, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, यह है सुल्तान जहां बेगम, जो भोपाल रियासत की 12वीं शासक थी और चौथी बेगम थी। इनका शासनकाल 1901 से 1926 के बीच रहा। भोपाल रियासत के इतिहास में शिक्षा पर सर्वाधिक काम सुल्तान जहां बेगम के खाते में जाता है। सुल्तान जहां बेगम खुद तो बहुत पढ़ी लिखी थी ही, साथ ही महिलाओं को भी तालीम याफ्ता रखना चाहती थी। देखिए, एक मज़ेदार बात बताऊं मैं। सुल्तान जहां बेगम, जो भोपाल की 12वीं शासक और चौथी नवाब थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जी हाँ, आज का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसकी वो कुलपति थी, प्रथम कुलाधिपति, कुलपति नहीं, प्रथम कुलाधिपति इनको नियुक्त किया गया था। है ना बहुत रोचक कहानी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने में, उसकी स्थापना करने में भोपाल नवाबों का आर्थिक सहयोग भी था। सुल्तान जहां बेगम ने भोपाल की कोसरे सुल्तानी, जिसको अहमदाबाद पैलेस कहा जाता है, मस्जिद सुल्तान जहां, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, हमीदिया लाइब्रेरी जिसको सेंट्रल लाइब्रेरी आज कहा जाता है, मिंटो हॉल, सन 1909 में हमीदिया कॉलेज, फिर बाद में पुरानी विधानसभा, जामिया अहमदिया, मदरसा बिल्किसिया, कन्या पाठशाला, समर्धा कोठी, कोठी कचनारिया आदि का निर्माण करवाया। बिल्किसिया, सुल्तान जहां बेगम को लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। इन्हीं के चलते उन्होंने हयात कुदसी, हयात सहाजनी, हयात बाकी, एन अकाउंट ऑफ माई लाइफ, अख्तर इकबाल, तुजत सुल्तानी, रोजस उस सलहगिन और कुतुब सुल्तानी लिखी। ये इनको लिखने पढ़ने में भी रुचि थी। अहमदाबाद पैलेस, जिसको कोसरे सुल्तानी भी जिसको बोलते हैं, वो सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था।
ये सारा गौहर महल उससे पहले बन चुका था। ये बारादरी सुल्तान जहाँ बेगम ने शामला हिल्स में आज भी है, उसको बनवाया था। मिंटो हॉल, जिसको हम लोग आजकल कुशाभाऊ ठाकरे सभागार बोलते हैं, उसका नाम किया गया है मिंटो हॉल। यही मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सुल्तान जहाँ बेगम ने बनवाया था। सेंट्रल लाइब्रेरी किसने बनवाया भावना, पता चला आपको? पुराने शहर में है। अच्छा, सुल्तान जहाँ बेगम ने बनाया है। सेंट्रल लाइब्रेरी सुल्तान जहाँ बेगम ने बनाया। तो सुल्तान जहाँ बेगम ने भी बहुत सारी चीज़ें बनवाई। ये क्या है? नूरुस्सबा पैलेस। लाल कोठी जो आजकल राजभवन है। अच्छा, वो ही है लाल कोठी। सुल्तान जहाँ बेगम के समय ये लाल कोठी के नाम से जाना जाता था। यहाँ वही अंग्रेज अफसरों के लिए गेस्ट हाउस की तरह भी उपयोग किया जाता था। अब ये राजभवन है। सुल्तान जहाँ बेगम परिवार के साथ। लॉर्ड मिंटो के साथ सुल्तान जहाँ बेगम पर्दे में है। देखिए ये चीज़ भी मेंटेन की जाती थी। ये बड़ी सार्वजनिक फोटोग्राफ में उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया क्योंकि वो किसी के साथ बैठी हैं। ये बहुत टाइम लगेगा, पढ़ ही नहीं सकते, इतना सारा है। बहुत ही सालों पुराना है और बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। कहाँ मिलता है ऐसा चीजें, बहुत ही अच्छा है। आपने पहली बार देखा है? नहीं, हम तो पहले आए, बच्चे छोटे थे तो दोबारा लेके आए उनको। क्या क्या देखा आपने बेटा? मिंटो हॉल देखा हुआ है और एक्चुअल में देखा भी, उसकी फोटोज देखी। और क्या देखा, हमारा गांधी मेडिकल कॉलेज देखा और फोर्ट देखा। मतलब आज का भोपाल, आपको क्या लगता है कि आज का भोपाल बनाने में जो आपने देखा उस हिसाब से भोपाल नवाबों का बड़ा योगदान रहा ना, जो आज हम लोग देखते हैं? तो है ही, उन्होंने ही वहाँ तो शुरुआत तो वहीं से की थी, तो उन्हीं का बनाया हुआ है। बट देन अब तो इतनी आबादी बढ़ गई है कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया। वो बिल्डिंग है उसको हेरिटेज के रूप में, हेरिटेज तो प्रिजर्व करना चाहिए, वो खराब नहीं करना चाहिए। बहुत सारी फोर्ट की दीवारें तोड़ दी गई हैं, नए चीजें बन गई, वो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सभी का मानना है कि भोपाल में विरासत की बिल्डिंग तो है, उनको बहुत कुछ प्रिजर्व भी किया जाना चाहिए। और भोपाल में बहुत सारे नवाबकालीन विरासत हैं अभी और बहुत संख्या में है, तो ज़रूर उसको आगे तक रखना चाहिए और अच्छा महत्व भी देना चाहिए। तो अब हम चलते हैं आखिरी नवाब के बारे में जानने। मोहम्मद हमीदुल्लाह खां लास्ट और 13वें नवाब थे। 1926 से 1949 के बीच नवाब हमीदुल्ला खान ने शासन किया। मोहम्मद हमीदुल्ला खां जो भोपाल शासनकाल में नवाबी शासनकाल के आखिरी नवाब थे, आखिरी और 13वें शासक थे। शासक थे। ये है उनका फोटो। भोपाल रियासत के आखिरी नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खां एक पढ़े लिखे नौजवान के साथ ही सियासी दांव पेचों में माहिर थे। हमीदुल्ला खां का कार्यकाल सन 1926 से 1949 के बीच का है। नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खां एक सियासी खास के तौर पर काम कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत को नवाब ने भरपूर मदद की। नवाब हमीदुल्ला खान चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में चांसलर भी थे, जिससे उन्हें 1930 की गोलमेज बैठक में बुलाया गया। 1949 में एक ऐसा दौर भी आया जब किंग जॉर्ज पंचम के 25 साल के जलसे में शामिल होने इंग्लैंड गए और अपना राजपाट राजा अवध नारायण बिसारिया को सौंप गए। आज़ाद भारत में डॉक्टर बिसारिया से पहले कमिश्नर से NB बनर्जी ने चार्ज लिया और 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई।
और भोपाल उसकी राजधानी बनी। नवाब हमीदुल्लाह भोपाल रियासत के आखिरी नवाब थे और भारत की स्वतंत्रता के बाद फिरदौस फार्म चिकलोद में जीविकोपार्जन करने के लिए खेती करने लग गए। तो दोस्तों, नवाब हमीदुल्लाह के साथ ही भोपाल में नवाबी दौर खत्म हुआ। और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। तो दोस्तों, 1949 तक नवाब हमीदुल्लाह खां का शासन रहा। ये आखिरी नवाब थे भोपाल रियासत के। लेकिन इस बीच भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन भोपाल भारत का हिस्सा नहीं था, भारत गणराज्य का हिस्सा नहीं था। भारत की आज़ादी के बाद भोपाल को भारत का हिस्सा बनाने के लिए बड़े आंदोलन हुए, जिसको विलीनीकरण आंदोलन कहा जाता है। लगभग 659 दिन बाद 1 जून 1949 को भोपाल भी भारत का हिस्सा बना, भारत गणराज्य का हिस्सा। और उस दिन से भोपाल की इमारतों पर तिरंगा झंडा लहराना शुरू हुआ। और आज का भोपाल आप देख ही रहे हैं। भोपाल के नामकरण में भले राजा भोज का नाम बहुत उल्लेखनीय है, उन्हीं के नाम से ही भोपाल है। उसके बाद रानी कमलापति का यहाँ शासन हुआ। लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत में नवाबों का जो दौर भोपाल में शुरू हुआ, उसमें अनगिनत इमारतें बनी। आज का भोपाल बनने की नींव रखी गई। अब वह विरासतें जो है भोपाल में फैली हुई हैं, उन विरासतों को सहेजना ही चाहिए। सभी विरासतों के साथ वह विरासतें भी हमारे भोपाल की पहचान है और सारे देश में भी उसकी पहचान। तो मंगल जर्नी में आज इतना ही। आप देखते रहिए मंगल जर्नी, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों। आ गई है छुट्टी के दिन।